हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं न्यू फैन फिक्शन डोंट डिजर्व इट। ये फैन फिक्शन हिस्टोरिकल एमोएगावर्स फैन फिक्शन है। इस फैन फिक्शन में वांग जी अल्फा है और विंग एक ओमेगा है। इस फैन फिक्शन में दोनों की अरेंज मैरिज होती है जो एक दूसरे को कभी भी नहीं देखे होंगे और एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ जाती है वो यहाँ पर हमें सुनने को मिलेगा। अब स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी के शुरुआत में हमें गुसु क्लान दिखाया जाता है जो पूरी तरह डेकोरेटिव किया गया था क्योंकि आज वांग जी और हुसैन की शादी थी। विंग जो एक रूम में रेडी हो रहा था वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि उसने सुना था सेकेंड लैंडजेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, वो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करते थे और बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेट है। वो इसी वजह से बहुत ज़्यादा नर्वस था। यानली जो उसके बालों को टाई कर रही थी वो विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, विंग क्या हुआ, नर्वस हो? विंग कुछ नहीं कहता, वो सीजे के वेस्ट को पकड़कर रोने लगता है। यानली उसके फेस को उठाते हुए उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, मैंने सुना है लान क्लान लोग बहुत अच्छे हैं, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं छोड़ते, मगर हाँ यहाँ पर 3000 रूल है, बस तुम्हें यहाँ पर मानना पड़ेगा। जियांग चेंग टीज करते हुए कमरे में आते हुए उसे कहता है और जोर से हंसते हुए कहता है, अगर तुमने ये सारे रूल्स नहीं माने ना तो फिर तुम्हें ज़रूर पनिशमेंट मिलेगा। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम्हें तो ज़रूर पनिशमेंट मिलने वाला है और वो भी हर रोज़। ये कहकर वो हंसने लगता है। विंग उसे मारते हुए कहता है, सीजे देखो ना। यानली कहती है, आचिंग ये क्या कर रहे हो, वो वैसे भी डरा हुआ है और तुम उसे फिर से डरा रहे हो। और वो विंग के चिक्स को पकड़ते हुए कहते हैं, विंग ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, हांगन चुन ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे तुम्हारे साथ, वो तुम्हें पनिशमेंट लेने कभी भी नहीं देंगे, मुझे पूरा भरोसा है वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और वो अपने छोटे भाई को पकड़कर रोने लगते हैं। जियांग चेंग जो वहाँ पर खड़ा हुआ था वो हमेशा दिखाता था कि उसे कुछ भी परवाह नहीं है, मगर वो अपने छोटे भाई विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वो उसे गले लगाते हुए कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और गुस्से से कहता है, अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मुझे ज़रूर लेटर लिखना, मैं आकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊँगा। हमेशा याद रखना युनमक तुम्हारा घर था और हमेशा रहेगा। उसी समय मैडम जियांग कमरे में आ जाते हैं और वो बेटे स्माइल देते हुए कहता है, ऐसा कभी सोचना भी नहीं, तुम्हारी शादी करवा दी और हमारा काम ख़त्म हो गया, युनमक कभी भी लौट के मत आना। जियांग चेंग कहता है, मामा आप ये क्या कह रहे हो? मैडम जियांग उसकी तरफ देखते हुए उसे ग्लेयर देने लगता है और उन दोनों को इशारे से कहते हैं यहाँ से जाने के लिए। उन दोनों को पता था कि उनके मामा हुसैन को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, थोड़ा सा भी नहीं, हमेशा कुछ न कुछ बातों पर उसे गालियाँ देते थे। वो नहीं चाहते थे उसकी ऐसी खुशी के टाइम पर उसे कुछ भी कड़वी बातें सुनने के मिले। तो यानली कहती है, मामा प्लीज़ आज उसी का खुशी का दिन है, आप उसे मत डांटिए। मैडम जियांग गुस्से से उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं तो वो दोनों विंग तरफ देखते हैं तो विंग नोट करता है और वो दोनों उस कमरे से बाहर चले जाते हैं। हुसैन मैडम जियांग को अच्छे से जानता था, अगर वो दोनों यहाँ से नहीं जाएंगे तो उसके वजह से बाद में बहुत ज़्यादा डांटेंगे, इसीलिए उन दोनों का जाना ही यहीं बेटर था। मैडम जियांग हुसैन की तरफ देखते हुए कहते हैं, ऐसा सोचना भी नहीं कि युनमक तुम्हारा घर है कि तुम दोबारा उस वहाँ पर कभी पैर भी रख सकोगे, कभी भी नहीं। तुम कभी डिजर्व भी नहीं करते थे वहाँ पर रहना या फिर तुम गुस्सू के सेकेंड लैंड जेट से शादी करना, तुम कभी भी डिजर्व नहीं करते थे, बस तुम्हारी अच्छी किस्मत है जो तुम्हें अच्छे मिल जाते हैं। मैं बस तुम्हें फेंगमैन के वजह से टॉलरेट कर रहा था और आगे नहीं। इस तरह उसे बहुत सारी कड़वी बातें कहते हैं। विंग जो चुपचाप खड़े होकर बस आंखों में आंसू लेते हुए सब कुछ सुन रहा था। उसी समय एक मेड आते हुए कहता है, मैडम ब्राइड को अब बाहर जाना पड़ेगा, सारे एल्डर्स बाहर इंतजार कर रहे हैं। मैडम जियांग नोट करते हैं और वो यानली को बुलाते हैं। यानली जैसे ही कमरे में आता है वो विंग की तरफ देखते हुए वो समझ जाते हैं
कि मैडम जियांग ने उसे बहुत सारी गालियाँ दी हैं, इसी वजह से ओइंग के आंखों में आंसू है। तो वो उसके आंसू को पोंछते हुए कहते हैं, डोंट वरी, मामा की बातों को बुरा मत मानो, तुम्हें तो पता है वो कैसा है। ये कहकर उसके फेस में भेल ढक देते हैं और उसे एल्डर के सामने ले जाते हैं। ओइंग अपने आप को संभालता है और वो कुछ नहीं कहता। वो सिज्जे के साथ चुपचाप चला जाता है। सिज्जे उसे लेकर एक इंसान के पास खड़ा कर देते हैं। भेल के वजह से वो उसकी फेस नहीं देख पा रहा था, बस इतना समझ पाया था कि वो इंसान उससे बहुत ज़्यादा लंबा है और उसके कपड़े के पहनावे के देखकर वो तो ये समझ गया था कि वही उसका हस्बैंड है। अब हमें वांग जी के बारे में दिखाया जाता है, जो कुछ देर पहले वो रेडी होकर खड़ा हुआ था। उसके पास सिचन आते हुए कहता है, वांग जी क्या तुम नर्वस हो? वांग जी अपने भाई की तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता, मगर सिचन उसकी एक्सप्रेशन देखकर समझ गया था कि वांग जी बहुत ज़्यादा नर्वस है। उसे पता है उसका छोटा भाई ज़्यादा बातें नहीं करता, बस उसके फेस के एक्सप्रेशन देखकर उसे समझना पड़ता है। सिचन वांग जी को लेकर एल्डर के पास आ जाता है। कुछ देर बाद वांग जी देखते हैं कि उसकी वाइफ भी उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो बहुत छोटा सा था, जो उसका सर उसके शोल्डर के पास ही लग रहा था। उसके भेल के वजह से उसकी फेस नहीं दिखाई दे रहा था, मगर उसकी पिंकिश लिप्स दिखाई दे रहा था, जिसमें बस एक बनी सी स्माइल थी, जो दिल खोल के हंस रहा था। इसे देखकर वांग जी भी खुश हो जाता है। उसके कोल्ड नेचर के वजह से ये मुस्कुराहट किसी को नहीं दिखाई दे रही थी, मगर सिचन अच्छे से समझ गया था कि उसका भाई खुश है। अब उनकी मैरिज सेरेमनी रीति रिवाज के साथ पूरी तरह होता है। अब वो दोनों बैंक्वेट के हॉल में खड़े हुए थे। सभी उन दोनों की तरफ आकर उन्हें कंग्रेचुलेट कर रहे थे। सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद सिचन वांग जी की तरफ देखता है। उसे कुछ अजीब सा लगता है। जो भाई कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा खुश था, अब क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। कुछ हुआ है क्या? क्या हुआ होगा? मैंगेव अपने हस्बैंड के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो? सिचन कहता है, कुछ नहीं, बस मैं वांग जी की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा है जिससे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। मैंगेव थोड़ा सा सबर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि वो वांग जी के साथ क्या हुआ है, मगर वो कुछ भी अपने हस्बैंड के साथ शेयर नहीं कर सकता। इसलिए अपने हस्बैंड को समझाते हुए कहता है, हस्बैंड मुझे लगता है वो दोनों बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए होंगे, कितने देर से खड़े हुए हैं। मुझे लगता है उन दोनों को उनके कमरे में भेज देना चाहिए उनके फर्स्ट नाइट के लिए। सिचन अपनी वाइफ की तरफ देखने लगते हैं और नोट करते हुए कहते हैं, तुम उन दोनों को जिंक से ले जाओ, और उसके गाल को पेंच करते हुए कहते हैं, तुम भी रेडी रहना, मैं जल्द तुम्हारे पास वापस आऊँगा। मैंगेव शर्मा जाता है और वो उसके चेस्ट में हिट करते हुए कहता है, क्या कर रहे हो? चारों तरफ देखो तो कितने सारे लोग हैं, तुम बहुत ज़्यादा सेमलेस हो गए हो। सिचन विस्पर करते हुए कहता है, मैं क्या बाहर लोगों से बातें कर रहा हूँ? मैं तो बस अपनी वाइफ से कह रहा हूँ। मैंगेव पूरी तरह ब्लश हो जाता है और वो वहाँ से अपनी फेस को छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है। अब हमें जिंक्सी दिखाया जाता है। यहाँ पर ओइंग एक रूम में बेड के ऊपर बैठा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था और ऊपर से उसका ये भेल जो उसके फेस पर पड़ा हुआ है, और उसके सारे गहने जो बहुत ज़्यादा भारी थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक पत्थर को सर पर लेकर घूम रहा है। ओइंग बहुत ज़्यादा सादा सीधा सिंपल था। उसे उस गहनों से कुछ भी लालच नहीं था। उसे जो भी मिले वो बस उसे पहन लेता है। बस उसका फेवरेट कलर ब्लैक और रेड था, जो उसे पहनने में बहुत अच्छा लगता था। वो कभी भी कुछ भी बातों का शिकायत नहीं करता था। मैडम जियांग हमेशा जियांग चैंग के पुराने कपड़े उसे पहनने के लिए देते थे, फिर भी वो कुछ भी शिकायत नहीं करता था। वो खुशी से उसे पहन लेता था। अब हमें उसका बचपना दिखाया जाता है। 4 या 5 साल का होगा छोटा सा बच्चा, जो रास्ते में घोड़े में उठाकर खाने ढूंढ रहा था। पेंगुइन उसकी तरफ देखते हुए कहता है, ओइंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छोटा सा ओइंग कुछ नहीं कहता।
वो फेंगमैन की तरफ देखकर एक बनी से स्माइल देता है। फेंगमैन उसे और कुछ नहीं पूछते, उसे लेकर यूनमिंग चले जाते हैं। वो विंग को लेकर अंदर चले जाते हैं। वो देखते हैं मैडम जियांग यानली और जियांगचेंग को समझा रहे हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा रो रहे थे। फेंगमैन अपने बच्चों को ऐसे रोते हुए देखकर कहते हैं, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों रो रहे हो? विंग जो फेंगमैन के पीछे छिपा हुआ था, वो मैडम जियांग को देखकर डर गया था। जियांगचेंग यानली रोते हुए कहते हैं, पापा मामा ने मैडम जियांग दोनों बच्चों की बात करते हुए कहते हैं, कुछ नहीं हस्बैंड, बस वो दोनों बहुत ज़्यादा बदमाश हो रहे हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा शैतान हो गए हैं, बड़ों की बातें नहीं मानते। फेंगमैन कुछ नहीं कहते, उन्हें पता है उनकी वाइफ ही बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। ज़्यादा पूछना उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, तो वो चुप रहना ही खुद को समझदारी समझते हैं। वो अपने पीछे से विंग को बाहर लाते हुए कहते हैं, ये इतना ही कहते हैं जियांगचेंग यानली दौड़ के आकर विंग के गले लग जाते हैं। कहते हैं, तू कहाँ गया था, हमने तुम्हें कितना ढूंढा। जियांगचेंग रोते हुए कहता है, विंग इस तरह हमें छोड़ के मत जाओ, तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा ढूंढा। मैंने तुम्हारे वजह से सारे डॉग को यहाँ से निकाल दिया है, अब वो तुम्हें कभी भी नहीं डराएंगे। यानली कुछ नहीं कह रहा था, वो बस विंग को टाइटली गले लगाते हुए रो रहा था। वो बड़ा था, उसे पता था उसकी ही माँ ने उसे यहाँ से निकाल दिया है, इसीलिए वो कुछ उसे नहीं कहता। वो बस उसे टाइटली गले लगाते हुए बहुत ज़ोर से रो रहा था। विंग मैडम जियांग की तरफ देखता है, जो उसे गुस्से से देख रहे थे, जैसे अभी उसे भी मार डालेंगे। वो उन दोनों को गले भी नहीं लगाता। उसे पता था मैडम जियांग को पसंद नहीं कि वो उन दोनों को छुए, इसीलिए वो अपने हाथों को पीछे की तरफ कर लेता है। फेंगमैन मैडम जियांग की तरफ देखने लगते हैं, जैसे वो पूछना चाहते हो, ये क्या हो रहा है। मैडम जियांग उस पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम इस बास्टर्ड को हमारे घर में क्यों लेकर आए हो? ये एक पनौती है जो यहाँ पर रहना डिजर्व नहीं करता। फेंगमैन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, इसी के पेरेंट्स के वजह से आज तुम्हारा हस्बैंड यहाँ पर जिंदा है और तुम उसे पनौती कह रहे हो। मैडम जियांग कहते हैं, मगर वो एक नौकर का बेटा है, वो हमारे घर में कैसे रह सकता है। रहा सवाल उसके पेरेंट्स का, तो वो उनका ड्यूटी था जो वो निभा रहे थे। फेंगमैन कहता है, तो फिर मेरा ये ड्यूटी है मेरे लोगों को अच्छे से ख्याल रखना, जो मुझे करने दो, तुम उसे नहीं रोक सकते। मैडम जियांग गुस्से से कहते हैं, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, मगर ये नौकर का बेटा मेरे घर में नहीं रहेगा, न मेरे बच्चों से घुल मिलेगा। फेंगमैन कुछ कहे उससे पहले जियांगचेंग यानली दोनों एक साथ कहते हैं, नहीं, विंग हमारे साथ ही रहेगा, वो हमारा छोटा भाई है, वो हमारे साथ ही रहेगा। मैडम जियांग गुस्से से अपने बच्चों की तरफ आ जाते हैं, तो बीच में फेंगमैन आते हुए कहते हैं, बस यहीं पर ही ये टॉपिक ख़त्म होता है, विंग हमारे साथ रहेगा, मैं उसे अपने छोटे बेटे के लिए अडॉप्ट करता हूँ। दरवाजे के खोलने की आवाज़ आता है, तो विंग अपने बचपन के ख्यालों से वापस आता है और वो बेड से नीचे उतरकर कपड़े को साइज करते हुए चुपचाप खड़ा हो जाता है। वांगजी उसके पास आता है। वो उसके लिप्स की तरफ देख रहा था, जो पहले की तरह एक बनी से स्माइल दे रहा था, मगर वो इस बार खुश नहीं था। वो इस देखकर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इतना ज़्यादा कि वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। वो नहीं चाहता था उसके फेस से वो भेल हटा है, मगर वो एक रिवाज था, उसे जो करना ही पड़ेगा, इसीलिए वो विंग के फेस से भेल हटाता है। वो उसे हटाना नहीं कहेंगे, बस वो उसे खींच रहा था, जिसके वजह से विंग को तकलीफ होता है। वो कहता है, आउच, दर्द हो रहा है। वांगजी कुछ नहीं कहता, वो बस कोल्ड फेस के साथ उसके सामने खड़ा हुआ था, जिससे वो उसके फेस से अपना चेहरा नहीं हटा पा रहा था कि इतना ज़्यादा खूबसूरत, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये कैसे हो सकता है। उसकी खूबसूरती आंखें, उसके पाउटी लिप्स
जिससे वो मदहोश हो गया था। उस पर अपनी नज़र ही नहीं हटा पा रहा था। दूसरी तरफ विंग जब वो वांग जी की तरफ देखता है तो वो वहीं पर स्टंट हो जाता है कि वो कितना ज़्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है और कितना स्ट्रांग है। उसे बिना अनजाने में वो अपने हाथ को लेकर वांग जी के हाथ के पास ले जाता है तो वांग जी अपने आप को पीछे की तरफ कर लेता है। वांग जी जो उसके तरफ घूर के देख रहा था, जैसे ही वो देखता है कि वो इनके हाथ आकर उसके हाथ के पास पहुंचने ही वाला है तो वो इरिटेट हो जाता है और डिस्गस्टिंग लुक देते हुए वो वहाँ से चला जाता है। विंग जो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ, वो सॉरी कहना चाहता था मगर उससे पहले वांग जी उस कमरे से चला गया था और एक धड़ की आवाज़ आता है जो एक कमरे के बंद होने की आवाज़ था, जिससे वो समझ जाता है कि वांग जी दूसरे कमरे में चला गया है। विंग कुछ भी नहीं समझ पा रहा था कि अभी क्या हुआ, तो वो अपने आप से बातें करते हुए कहता है कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, बस मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। शायद वो बहुत ज़्यादा टायर्ड होगा। अपने रोब को चेंज करते हुए वो बेड में लेट जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो मैं ज़रूर आगे शेयर करूँगी। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।